So in this session, we are going to discuss about the principles given by Frederick Winslow Taylor. In short, he is called as F.W. Taylor. He was an engineer and he actually conducted so many experiments in factory system of management, because he was not in the favor of the factory system which happened before he invented the principles. The factory system which was being used in the 18th century, it was very haphazard. Like वर्कर्स के पास प्रॉपर टूल्स नहीं हुआ करते थे काम करने के लिए, वर्कर्स को टूल्स अपने घर से लेके आने पड़ते थे काम करने के लिए, और वर्कर्स और मैनेजमेंट में कोई कोलैबोरेशन नहीं था, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी. मैनेजर्स वर्कर को बोलते थे काम करने के लिए, वर्कर्स नहीं भी करते थे तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती थी मैनेजमेंट. तो F.W. टेलर को ये सिस्टम बहुत ख़राब लगा एंड उन्होंने काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स टेस्ट करे एंड ही केम अप विथ 4 प्रिंसिपल्स ऑफ अ फैक्ट्री लेवल ऑफ मैनेजमेंट. मतलब इनके जो प्रिंसिपल्स हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के, इनके प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल हैं फैक्ट्री सिस्टम में, मतलब मैन्युफैक्चरिंग एरिया में जहाँ पर कोई चीज़ मैन्युफैक्चर होती है, उन एरियाज़ के लिए इनके प्रिंसिपल्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं. अगेन जस्ट लाइक हेनरी फ्योल के जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्लासिकल थ्योरी का पार्ट है, वैसे ही F.W. टेलर के जो प्रिंसिपल्स हैं ये भी क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट का ही पार्ट है. इन्होंने 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं बट इन्होंने टेक्निक्स 8 दी हैं. ही हैज़ गिवन 8 टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट but he has given 4 principles of management. So now there is a difference between a principle and a technique. प्रिंसिपल जो हम अभी इनके पढ़ने जा रहे हैं, दे आर जनरल गाइडलाइंस, फॉलो करना है तो आपकी मर्जी है, नहीं करना है तो भी आपकी मर्जी है. जो टेक्निक्स हैं वो एक स्ट्रैटेजीज हैं जिनको अडॉप्ट करने से आपका फैक्ट्री सिस्टम काफ़ी इम्प्रूव हो सकता है. तो अभी इस लेक्चर में वी आर स्टार्टिंग विथ प्रिंसिपल्स विच फ्रेडरिक विंस्लो टेलर सर गेव. So the very first principle that he gave was science, not rule of thumb. So whatever you will do in your factory, you should do it scientifically, not like a rule of thumb. Like you are saying, okay, let's do it like this, or no, we won't do it like this. So he said कि this is a hit and trial method. वर्कर्स गो टू मैनेजमेंट टू आस्क फॉर कंसल्टेंसी कि सर इस चीज़ को ऐसे कर ले, इस चीज़ को वैसे कर ले. मैनेजमेंट वाले अगर बोलते हैं चलो करके देख लो, दैट इज़ अ रूल ऑफ थंब. ओके, लेट्स ट्राई इट आउट. बट टेलर सेड डोंट बी दैट थम गाय हु विल से कि ओके ऐसा कर लेते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, थम्स अप थम्स डाउन. ही से मैनेजमेंट इज नॉट अ रूल ऑफ थम, मैनेजमेंट इज नॉट अ हिट एंड ट्रायल मेथड. अगर आप अपने वर्कर को कोई भी एक्टिविटी करने के लिए ऑर्डर दे रहे हो तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड विद द रीज़न ऑफ दैट ऑल्सो. क्योंकि आप कोई भी काम अपनी फैक्ट्री में करवाओगे, यू शुड बी हैविंग अ प्रॉपर रीज़न फॉर दैट थिंग. कि कोई भी सपोज करते हैं कि आपकी जो फैक्ट्री है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान आपकी फैक्ट्री में बनता है, आपकी फैक्ट्री में सपोज करते हैं फ्रिज बनते हैं, तो फ्रिज बनाने के लिए कौन से रॉ मटेरियल्स यूज़ होंगे, जो आपकी असेंबली लाइन होगी, कन्वेइंग बेल्ट होगी, उस पर कौन से रॉ मटेरियल किस स्टेज पे पुट करे जाएंगे, कब फ्रिज बन के रेडी होगा, कैसे उसको वेयर हाउस तक पहुंचाया जाएगा, फिर कैसे उसकी शिपिंग करी जाएगी रिटेल शॉप्स तक. तो ये सब साइंटिफिकली होना चाहिए, नॉट लाइक अ रूल ऑफ थंब कि चलो ऐसे ऐसे कर लेते हैं. इट शुड बी वेल प्लान, एवरीथिंग शुड बी रिटन आउट कि कितनी क्वांटिटी में आपको मेटल चाहिए, कितनी क्वांटिटी में आपको प्लास्टिक चाहिए, कितनी क्वांटिटी में आपको कॉपर चाहिए, कितनी क्वांटिटी में आपको वायर कौन सी क्वालिटी की चाहिए. तो एवरीथिंग शुड बी रिटन डाउन इन एडवांस. साइंटिफिकली काम करो, ऐसा नहीं कि चलो आज यहाँ से ऑर्डर करें रॉ मटेरियल, कल कहीं और से कर लेते हैं. तो फिर उसमें कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, आपकी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हो पाएगी, आपके प्रोडक्ट्स बहुत अलग अलग दिखना शुरू हो जाएंगे. तो एक कंसिस्टेंसी लेके आने के लिए, एक स्टैंडर्डाइजेशन लेके आने के लिए और एक क्लैरिटी लाने के लिए साइंटिफिक डिसीजंस लेना बहुत ज़रूरी है. हर एक चीज़ का एक प्रॉपर मेथड ढूंढो कि ये चीज़ ऐसे होगी. सबसे पहले हम प्लास्टिक डालेंगे मशीन में, फिर एक फ्रिज का आउटर बेस तैयार होगा, फिर उसकी ड्यूरेबिलिटी के लिए हम थोड़ा सा उसमें आयरन भी ऐड करेंगे ताकि वो और ज़्यादा ड्यूरेबल हो. उसके बाद अंदर उसमें ट्रेज वगैरह फिक्स करी जाएंगी प्लास्टिक की. फिर उसके बाद उसमें बैक से उसमें वायरिंग का काम शुरू हो जाएगा, उसका जो भी कंप्रेसर होगा, जो भी उसमें लाइक स्पेसिफिकेशंस होती हैं वो सब उसमें इनपुट करा जाएगा. फिर लास्ट में मशीन से फ्रिज बन के रेडी होके खड़ा हो जाएगा, असेंबल हो जाएगा. फिर उस फ्रिज को
ट्रॉली में रख के या कैसे रख के वेयर हाउस तक लेके जाया जाएगा, फिर कैसे उसको ट्रक्स में या कैसे भी ट्रांसपोर्टेशन करके उसको रिटेल स्टोर्स तक उसको पहुंचाया जाएगा। तो ये सारा साइंटिफिकली डिसाइड करा जाना चाहिए काम, है ना। तो टेलर बहुत ज़्यादा मानते थे कि एक मेथड होना चाहिए हर एक चीज़ की इंक्वायरी का मैनेजमेंट में। आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो, किसी भी चीज़ की आप इंक्वायरी कर रहे हो, तो देयर शुड बी अ साइंस इन्वॉल्व इन दैट थिंग। देखो मैनेजर्स डिफरेंट ओपिनियन फॉलो करते हैं, देयर इंजीनियर्स, मतलब हर एक मैनेजर अलग बैकग्राउंड से आ रहा है, उसका एक्सपीरियंस अलग है, उसकी एजुकेशन अलग है, तो वो अपना एक रूल ऑफ थंब लेके आ रहे हैं कि उनके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें ठीक है, कुछ चीज़ें गलत है, तो वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जजमेंट कर रहे हैं। बट देखो ये चीज़ इफेक्टिव नहीं है। उनको टेलर ने बोला कि हर एक चीज़ का एक ही बेस्ट तरीका है करने का। अगर आप फ्रिज बना रहे हो तो आपको बेस्ट तरीका ढूंढना पड़ेगा, आपको बेस्ट मेथड ढूंढना पड़ेगा। You won't be reliant upon hit and trial method. Okay, sometimes you are saying okay, sometimes you are saying no, it's not a good idea. Management is not like that. Don't be a thumb rule guy. टेलर सजेस्टेड। सो ही सेड कि एक मेथड होना चाहिए हर एक काम को करने का। फ्रिज कैसे आपको प्रिपेयर करना है उसको पहले स्टडी करो, एक एनालिसिस करो, तब आप प्रोडक्शन को स्टार्ट करो। तो जो भी मेथड आप डेवलप कर लोगे वो रूल ऑफ थंब का जो होगा सब्सटीट्यूट होगा, क्योंकि रूल ऑफ थंब अगर आप लगाते तो आप बोलते कि चलो जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लो, बट क्योंकि आप साइंटिफिक डिसीजंस ले रहे हो तो फिर आप रूल ऑफ थंब आप नहीं लगाओगे, बिकॉज आप हर एक चीज़ का एक डिसीजन और एक हर एक चीज़ का आपके पास एक आंसर होगा थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। हर एक काम को साइंटिफिकली करो, सोच समझ के करो, जल्दबाजी मत करो, और अपना एक्सपीरियंस, अपनी एक्सपर्टीज़ आपकी जितनी भी है वो बहुत अच्छी बात है, बट आप जो भी डिसीजन लो, जो भी इंक्वायरी करो, उसके पीछे आपके पास एक प्रॉपर रीज़न होना चाहिए। दैट्स वॉट टेलर सेड इन दिस मेथड, दैट एवरीथिंग शुड बी डन एज पर अ पर्टिकुलर मेथड। कि रॉ मटेरियल कितनी क्वांटिटी में मशीन में डाला जाएगा, कितना आयरन डाला जाएगा, कितनी प्लास्टिक डाली जाएगी, एवरीथिंग शुड बी साइंटिफिक, नॉट रैंडम। So this was the very first principle which Taylor suggested. Next principle which he suggested in a factory system was harmony, not discord. He saw during his profession that workers were not willing to work with management, and management was also not willing to help workers. So he thought if organization will work in such a culture, then people won't be able to contribute much in the organization. तो टेलर सजेस्टेड कि दोनों के बीच में हारमनी होनी चाहिए। जैसे ऑर्केस्ट्रा में जब वो लोग अपना वायलिन प्ले करते हैं तो वो एक हारमनी में करते हैं, वो उस रिदम को हारमनी कहा जाता है। और डिस्कॉर्ड होता है डिसअग्रीमेंट, जब आप करते हो कि कोई चीज़ डिफरेंट वे में होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आपको हारमनी से हर एक चीज़ को सॉल्व करना चाहिए, आपको एक अच्छा साउंड रखना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट में, जिससे कोई केओस ना क्रिएट हो और एक ऑर्डर फॉलो हो हर एक चीज़ का। तो टेलर सर ने यही बोला कि हर एक चीज़ को शांति से सॉल्व करो, थोड़ा लाउडनेस मत रखो ऑर्गेनाइजेशन में, इन्वायरमेंट अच्छा रखो, और जो भी प्रोमिसेस करो उनको आप फुलफिल करो। तो फैक्ट्री सिस्टम की बात टेलर ने करी थी, तो उन्होंने ये बोला कि जो मैनेजर्स हैं, देखो मैनेजर जो मिडल लेवल मैनेजर्स हैं, है ना, या फिर जो बॉटम लेवल मैनेजर्स हैं, इन लोगों को रिपोर्ट करना होता है ओनर्स को और वर्कर्स को। अब मैनेजर्स पॉलिसीज़ बनाते हैं जो एक्सप्लेन करते हैं वर्कर्स को, फिर वर्कर्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बताते हैं ओनर्स को, जो कंपनी के सीईओ सीएफओ वगैरह होते हैं, ठीक है। तो मैनेजर्स के लिए ना बड़ा मुश्किल हो जाता है वर्कर्स से काम करवाना, क्योंकि वर्कर्स इतनी आसानी से ज़्यादा काम करने में इनिशिएटिव नहीं लेते हैं। और ये चीज़ आपको समझनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि वर्कर्स में और मैनेजमेंट में हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट रहता ही था पहले, कि वर्कर्स बोलते थे हमें काम नहीं करना, हम कम काम करके हमें ज़्यादा हमारी वेजेस बढ़ाओ। मैनेजर्स बोलते थे कि वेजेस बढ़ानी है तो काम तो ज़्यादा करो। तो टेलर ने बोला कि कॉन्फ्लिक्ट से दोनों में से किसी की भी हेल्प नहीं होती थी, ना मैनेजर्स की ना वर्कर्स की। एट दी एंड प्रोडक्शन अफेक्ट होती थी, जब वर्कर्स काम नहीं करा करते थे, स्ट्राइक पे बैठ जाया करते थे, तो इससे दोनों का ही लॉस हुआ करता था, मैनेजर्स का भी, वर्कर्स का भी और ओनर्स का भी, सबका। मतलब मैनेजर्स और वर्कर्स का ज़्यादा होता था, ठीक है। ओनर्स को तो एक चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि कैसे इस चीज़ को हम सॉल्व कर सकें। तो टेलर ने इसीलिए बोला कि कंप्लीट हारमनी रखो, मैनेजर्स और वर्कर्स एक दूसरे के साथ दोस्ती बना के चले, उन दोनों के सजेशन सुनते हुए चले, दोनों की ओपिनियन को अंडरस्टैंड करें। दोनों को रियलाइज़ होना ज़रूरी था कि दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए टेलर ने बोला मेंटल रेवोल्यूशन करो, ये जो नेगेटिव एटीट्यूड है इसको पॉजिटिव करो।
मैनेजमेंट का नेगेटिव एटीट्यूड ये है कि हम सुपीरियर हैं, वर्कर्स हमसे छोटे हैं, इनकी डेजिग्नेशन लो लेवल पे आती है और हम इनको जैसा जैसा बोलेंगे इन्हें वैसा वैसा करना है। तो भाई मेंटल रेवोल्यूशन कर लो कि उनके बिना तुम लोग कुछ भी नहीं हो, तुम लोग उन पे रूल चला रहे हो, जो भी उन्हें ऑर्डर दे रहे हो वो तभी फॉलो करेंगे जब वो उनके फेवर में होंगे। अगर आप उनको कोई अनरियलिस्टिक सा गोल दे दोगे या एम्पैथी नहीं रखोगे, उनके लिए नहीं सोचोगे, तो फिर डोंट एक्सपेक्ट देम टू वर्क विद डेडिकेशन। सिमिलरली ए वर्कर विल एज्यूम कि हमें काम भी कम करना पड़े और हमारी वेजेस भी बढ़ जाएं, तो ऐसा मैनेजमेंट नहीं करेगी। तो इसीलिए दोनों को मेंटल रेवोल्यूशन करना है, इस नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है कि वी आर वन, टीम वर्क करनी है ना। तो इट मीन्स दैट मैनेजमेंट एंड वर्कर शुड ट्रांसफॉर्म देयर थिंकिंग। तो उनको अपनी थिंकिंग को ट्रांसफॉर्म करना है कि हमें मेहनत से काम करना है, अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तभी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव करवा पाएंगे। तो मैनेजमेंट जो भी कंपनी के प्रॉफिट्स हों, गेन्स हों, उनको वो शेयर करने चाहिए अपनी वर्कफोर्स के साथ, राइट। एंड अगर कोई गेन्स होते हैं तो, और सेम टाइम में वर्कर्स को भी मेहनत से काम करना चाहिए, करेजियस होना चाहिए। अब जापान में क्या होता है, अगर वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो लोग और मेहनत करते हैं, वो स्ट्राइक पे नहीं जाते, वो लोग एक ब्लैक बैज बांध लेते हैं और जितना उन्हें काम करना होता है उससे डबल काम करते हैं, ताकि वर्कर्स उनको सिंपैथी मिले मैनेजमेंट से, और मैनेजमेंट बोले कि हाँ यार इनको ना इनकी वेजेस अब बढ़ा देनी चाहिए, ये लोग मेहनत से काम कर रहे हैं। तो ये है हार्मनी कि हाँ एक दूसरे की बात वो समझ के चल रहे हैं, राइट। दैट्स हाउ हार्मनी एंड डिस्कॉर्ड वर्क्स। आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग एंड बाकी के दो प्रिंसिपल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ कंटिन्यू करते हैं।